यस, हमने शुरू किया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सीखा था हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स हम सीख चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम सीख चुके हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम सीख चुके हैं। अब हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। प्रीवियस क्लास में केवल हमने एक ही एग्जाम्पल किया था, वन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डेफिनेशन हमेशा की तरह बुक में से लिखनी है, बट समझने के बाद। पहले समझ लीजिए, इसका सिंबल ए डैश भी होता है, ए की पावर में छोटा सा सी भी होता है, और ए बार भी होता है। एग्जाम में कोई भी सिंबल मिल जाए समझ जाना कॉम्प्लीमेंट मांगा है। कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल में तो हो बट ए में ना हो। बताइए कौन जाएगा ए डैश में? ये तो सेट ए है, ये यूनिवर्सल है। कौन जाएगा सेट ए में, ए डैश में? बताओ, जो यूनिवर्सल में तो हो बट कहां ना हो, ए में ना हो। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल में है 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर, कैपिटल ए में है 5, 7, 9 और 10। बताओ ए डैश में कौन जाएगा? बहुत आसान है। बोल दो। 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा, 6, 7 ये रहा, 8, 9, 10 वो रहे ऊपर। तो इतना इजी है ए डैश, इतना इजी है ए डैश। और अच्छा मुझे बताना, क्या मैं ए डैश को यदि प्रीवियस क्लास का यू माइनस ए लिख दूं, क्या मैं करेक्ट हूं? क्या था यू माइनस ए? अभी अभी हमने रिवाइज किया डिफरेंस। हिंदी में बोलो यू माइनस ए। जो एलिमेंट यू में हो ए, तो यही तो डेफिनेशन। जो एलिमेंट रेक्टेंगल में हो ए में ना हो। तो इसका मतलब ए डैश कैन ऑल्सो बी सेड एज यू माइनस ए। ठीक है, तो इतना इजी होता है कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और डेफिनेशन बुक की लैंग्वेज, वो जो 2 लाइनें बुक में हेडिंग के बाद लिख रखी हैं वो अपने नोट्स में जाएंगी। पढ़ना जरा, लैंग्वेज टिपिकल है क्या? लैंग्वेज पढ़ना जरा, कॉम्प्लीमेंट की लैंग्वेज पढ़ना बुक की। क्या लैंग्वेज लिखी है? Let U be the universal set and A be any set, then the complement of A is the set consisting of all the elements of the universal which do not belong to capital A। तो जो हमने हिंदी में बोला उसको इंग्लिश बना के डेफिनेशन बन गई। तो आप पहले हेडिंग डालिए, डेफिनेशन बुक से लिखिए, फिर सिंबॉलिकली डेफिनेशन लिखिए, फिर वेन डायग्राम, और फिर ये छोटा सा एग्जाम्पल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो लोग लेट आए हैं एक बार और सुन लो कॉम्प्लीमेंट। जो ए में, जो यू में तो हो ए में ना हो, मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 को छोड़ के बाकी पूरा रेक्टेंगल। डायग्राम से देखो। तो क्या मैं परसों के प्रीवियस क्लास के लेक्चर से ए डैश को यू माइनस ए लिख सकती हूँ? क्या था ए माइनस बी? जो ए में हो बी में ना हो। यू माइनस ए क्या हुआ? जो यू में हो ए में ना हो। तो ए डैश किसका दूसरा नाम है? यू माइनस ए का, जो डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। चलिए फटाफट नोट्स पूरे कीजिए, फिर आगे चलते हैं। 11th 12th का पेपर वो 9 10 जैसा थोड़ी ही होगा कि आधे से आधा तो करा हुआ है, करते चले जाओ, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। स्पीड बढ़ा लीजिए सब लोग। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद ये पढ़िए जो इन्होंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए। कैपिटल यू में इन्होंने 1 to 10 लिए, कैपिटल ए में इन्होंने 1, 2, 3, 5, 7, 9 लिए। बताइए ए डैश में 4, 6, 8, 10। वेरी गुड। सेकंड एग्जाम्पल, कैपिटल यू में इन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर ले लिए, 26 के 26, और कैपिटल ए में ले लिए वोवल। तो ए डैश में बेटा कॉन्सोनेंट्स। सो सिंपल, इतना इजी ए डैश। रिमार्क पे आ जाइए। रिमार्क, रिमार्क बिना बुक में देखे कोई बताए ए डैश का दोबारे डैश, ए डैश का दोबारे डैश। अरे इसका दोबारे डैश निकालो जो यू में हो और इसमें ना हो।
अरे बेटे ए डैश का दोबारा डैश निकाल लो। ए ही तो होगा। 5 7 9 10। इतनी देर लगी आंसर आने में कि मैम वापिस ए पे ही आ जाएंगे। कितना डीप सोच रहे हो, है भी टिपिकल। ए डैश का डैश 1 2 3 4 6 8 छोड़ के जो यूनिवर्सल में है, यानी 5 7 9 10। तो ए डैश का दोबारा डैश लेने से वापस घूम फिर कर ए पर आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाई नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ होता है कोर में। बस आप डी मॉर्गन्स लॉ याद कर लो, इन्होंने वेरीफाई कराई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड वेरिफिकेशन? प्रूफ में एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं कर सकते, जनरल प्रूफ करना पड़ता है। और वेरिफिकेशन में जो ये देंगे ए और बी, उस ए और बी को उठाकर एलएचएस सॉल्व करनी पड़ती है और आरएचएस सॉल्व करनी पड़ती है। एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाती है, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। तो क्या होती है डी मॉर्गन्स लॉ? यदि ए यूनियन बी का होल डैश लेना है तो डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। इतनी आसान। अब दूसरी डी मॉर्गन्स लॉ आप बताओ। फर्स्ट को देख के दूसरी डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ये लॉ दी है। डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। मैं ये एमसीक्यू के लिए याद करा रही हूं, हमें वेरीफाई करने के लिए आएगी, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। तो लिख लो आप मेरे कहने से डी मॉर्गन्स लॉ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब इन्होंने ये जो फॉर्मूले दिए हैं, ये फॉर्मूले 4.4 में काम आएंगे, तो हम 4.4 में ही करेंगे। जो चीज 4.4 में काम आएगी वो हम 4.4 में ही करेंगे। कार्डिनल नंबर के फॉर्मूले 4.4 में यूज होंगे। ये हेडिंग डालिए टू वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना है, इसको प्रूफ नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके एग्जाम्पल से हम वेरीफाई करेंगे। प्रूफ होता है जनरल प्रूफ करना बिना एग्जाम्पल लिए, वेरीफाई। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये कॉपी कर लो, एल क्या क्या है, एम में कौन कौन है। इसमें यूनिवर्सल की जरूरत नहीं है तो इसलिए यूनिवर्सल नहीं लिया। अब देखिए, सुनिए एक बार सुनिए, एक का तो प्रेजेंटेशन सीख लो, बाकी तुम्हें करनी ही है। एलएचएस में बेटा 2 स्टेप करना, एलएचएस एक स्टेप में नहीं होगी। पहले क्या निकालना एलएचएस के लिए? एम यूनियन एन। बोलो एम और एन का यूनियन बोलो, परसों वाला लेक्चर। 1 3 4 5 6। 5 दो बार नहीं जाएगा, 3 दो बार नहीं जाएगा। यूनियन रिवाइज कर लेते हैं, एम वाले भी एन वाले भी। ठीक है, तो एलएचएस सिंगल स्टेप में नहीं होगी। अब करेंगे एल माइनस एम यूनियन एन। बोलो डिफरेंस की डेफिनेशन, जो इसमें हो इसमें ना हो, जो इसमें हो इसमें ना हो, यही तो है डिफरेंस की डेफिनेशन। बोलो जो, अब इसको पकड़ लो, एल को पकड़ लो और एम यूनियन एन को पकड़ लो। बोलो जो एल में हो एम यूनियन एन में ना हो। बोलो बस। अरे ओनली टू। ओके कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, क्योंकि एलएचएस एक स्टेप में नहीं हो सकती थी। एलएचएस में कभी कभी, एलएचएस में मान लो ये है मेरी कोई साइड, इसमें बताओ कितने स्टेप बनेंगे, अपनी जनरल नॉलेज से बताओ इस साइड के लिए कितने स्टेप बनेंगे। पहले ए डैश निकालूंगी एक स्टेप में, एक स्टेप में बी डैश निकालूंगी और तीसरे स्टेप में ए डैश और बी डैश का कॉमन निकालूंगी। तो ये वाली साइड यदि वेरीफाई करने के लिए आई तो 3 स्टेप यूज होंगे। एलएचएस में कितने स्टेप यूज होंगे? एक स्टेप में ए यूनियन भी निकालूंगी और दूसरे में उसका डैश। तो एलएचएस 2 स्टेप में होगी और आरएचएस 3 में। तो प्लीज आप स्टेप्स अच्छे से काउंट करना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आरएचएस में बताओ कितने स्टेप करूं? आरएचएस में एक में एल माइनस एम निकालू, एक में एल माइनस एन निकालू और तीसरे स्टेप में पहले 2 स्टेप का कॉमन। तो ये तो कोई भी बच्चा पता लगा लेगा कि मैम 3 स्टेप में कर लो। बोलो एल माइनस एम का आंसर, एल और एम को पकड़ लो, जो एल में हो एम में ना हो, एल में हो एम में ना हो। 1 2, बस 1 और 2। चलो एल और एन को पकड़ लो, जो एल में हो एन में ना हो, एल में हो एन में ना हो, एल में हो एन में ना हो। ऐसे ही बोलना, एल माइनस एन, जो एल में हो एन में ना हो। एल में गलत मत कर देना, इतना इजी क्वेश्चन गलत करने का कहाँ हमारे पास टाइम है। टिपिकल वाले तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इनमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। इसको सेकंड मान लो, क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या दिखा दिया आपने फर्स्ट एंड सेकंड से?
LHS इज इक्वल टू RHS। ये होगी बेटा प्रेजेंटेशन, फुल आउट ऑफ फुल। कोई मान लो हमारा ये वाला स्टेप जाके गलत हुआ तो इतने स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। यदि भगवान ना करे गलत हुआ इतना इजी भी, तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। कोई भी चीज डायरेक्ट मत करना, MCQ में कुछ भी डायरेक्ट करना, छोटे से छोटा मेथड करना। एग्जाम्पल 2 इतना ही इजी था। संडे वर्किंग होगा, मंडे ट्यूसडे ऑफ है। टाइम लिखिए 11:30 AM। और सेट्स आगे पढ़ेंगे। छुट्टी प्लीज अफोर्ड नहीं करना, छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कल वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाए 4.4, और वर्ड प्रॉब्लम में से आइदर 5 मार्कर आएगा या केस स्टडी आएगी। तो 4.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में से। 5 मार्कर या केस स्टडी 4 मार्कर। पूरे संडे कुछ भी करना, 1 घंटा मेरा लिख लो अपॉइंटमेंट डायरी में, 11:30 से 12:30। यस, एग्जाम्पल 3 पर आइए। यूनिवर्सल में क्या लेना है बताना, यूनिवर्सल में क्या लेना है। ओके, 1 2 3 4 इनफाइनाइट सेट। यूनिवर्सल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। अब मेरे को प्लीज इनको अच्छा, इन्होंने रोस्टर में कन्वर्ट नहीं किया, किसी को किया किसी को नहीं किया, मर्जी चल रही है। ओके, ए में सारे प्राइम नंबर हैं, तो ए डैश में कौन जाएंगे। ए डैश में, ए डैश में नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, नॉट अ प्राइम नंबर। अब लास्ट ईयर एक बच्चे ने लिख दिया मैम सारे कंपोजिट जाएंगे। बताओ उस बच्चे के मार्क्स क्यों कट गए। एक बच्चे ने लास्ट ईयर लिख दिया ए डैश में, पहले ये वाला सुन लो, अभी कुछ लोग यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, पहले ये सुन लो। ए में सारे प्राइम नंबर हैं, ए में सारे प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11। तो बच्चे ने ए डैश में लिख दिया मैम बचे हुए सारे कंपोजिट नंबर चाहेंगे। क्यों मिला 0 बच्चे को। 1 तो बेचारा यू में ही रह गया। 1 ना तो ए में आया प्राइम नंबर में, ना कंपो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हो गया कम गड़बड़। अब इन्होंने एक और मेथड दिया है ए डैश का, पढ़िए बुक। इस बच्चे को भी पूरे नाम मिलेंगे, सारे नेचुरल नंबर ले लो जो प्राइम ना हो, यानी 1 भी आ गया, कंपोजिट भी आ गए। अब दूसरा मेथड, इनका दूसरा मेथड, इन्होंने कहा ऐसे इस बच्चे को भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। x इज इक्वल टू 1 और x इज अ कंपोजिट नंबर। क्या बात है। बल्कि इन्होंने और नहीं कहा, इन्होंने कहा है शायद ये भी लिखो, x इज इक्वल टू 1 और x इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, और की जगह एंड लिखने पे 0 क्यों मिलेगा, मुझे तुम्हारी भाषा भी चेक करनी है। एंड का मतलब है ना ना, एंड का मतलब है 1 और कंपोजिट नंबर्स में कॉमन, कॉमन कुछ है नहीं, 5 हो गया। और का क्या मतलब है, सारे जाते, और यूनियन में और आता है, सब जाएंगे, 1 भी जाएगा कंपोजिट नंबर भी जाएंगे। तो
और कितना अप्रोप्रिएट है और एंड कितना गलत है। तो यहाँ पे और एंड का भी मैटर है। ये सिर्फ वो नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर है, कहीं नहीं और एंड पे आधा नंबर कट गया, पैराग्राफ के मार्क्स तो मिल गए, यहाँ तो 0 मिल गया और एंड के ऊपर। ठीक है माहिर, और एंड आया समझ? अब हंस लो। नेक्स्ट करो पार्ट 1। कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, सबका कॉम्प्लीमेंट। आप दोनों लैंग्वेज लिख लीजिए। बी में है, बी में कौन है जो नेचुरल नंबर 3 और 5 दोनों से कटे? 3 और 5 दोनों से कटे, मतलब एक्स इज डिविजिबल बाय 15। एक्स इज डिविजिबल बाय 15। मैंने पहले कैपिटल बी को ही दूसरी डेफिनेशन लिखी, कैपिटल बी को और आसान बना लिया। जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर वो होते हैं जो 15 से डिविजिबल हो। बी में 9 क्यों नहीं जाएगा? बी में 9 क्यों नहीं जाएगा? 9, बी में 9 नहीं जा सकता। क्वेश्चन है 3 और 5 दोनों से कटे। बी में 10 नहीं जा सकता। अक्षिता बी में 10 क्यों नहीं जा सकता? 10 ओनली 5 से डिविजिबल है। और क्वेश्चन क्या है? बी में वो नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने बी को रीडिफाइन कर दिया, दूसरी इजी भाषा में लिख दिया, जिससे हमारा बी डैश आसान हो जाए। वो नेचुरल नंबर जाएंगे नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 15। अब मैं 1 मिनट के लिए पॉज ले रही हूं। मैंने थोड़ा सा, अब हम आज हमने कॉम्प्लीमेंट देखो, इसमें तो कॉम्प्लीमेंट लिखना बहुत आसान था, किसमें? रोस्टर फॉर्म में। हमने इन दोनों पार्ट में कॉम्प्लीमेंट किस फॉर्म में लिखा? सेट बिल्डर फॉर्म में। बी में कौन है 15 से कटने वाले? तो बी डैश में कौन होगा? 1 से लेके 14 तक 15 नहीं जाने का, 16 से लेके 29 तक 30 नहीं जाने का, 31 से लेकर 44 तक 45 नहीं जाने का, वो सब बी डैश में चले गए। मैं कॉमा लगा के कैसे लिखती भव्य? मैं बी डैश को कॉमा लगा के क्यों नहीं लिख सकती? 1 से 14 तक लेने, 15 छोड़ना, 16 से कहां तक? 16 से 29 तक लेने, 30 छोड़ना। तो कॉमा लगा के कौन लिखते हैं? जिनमें पैटर्न बनता है। इनमें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कब तक बनाऊंगी पैटर्न? ये 2 नंबर लिख के पैटर्न नहीं बन गया ये। तो हम बी डैश को किस में नहीं लिख सकते? रोस्टर फॉर्म में। बी को लिख सकती थी रोस्टर फॉर्म में। क्या क्या जाएगा बी में? 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। पैटर्न बना 15 के मल्टीपल। बी डैश में पैटर्न नहीं बनेगा, तो इसका बी डैश किसमें लिख देना चाहिए? लैंग्वेज में। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पक्का। अब दो कितने पार्ट है टोटल? 3 में 2 मैंने डिस्कस करे, 2 अपने आप करो, मैं भी डिस्कस करूंगी, लेकिन आपके ट्राई करने के बाद। 1 मिनट का पॉज। बचे हुए 2 पार्ट आप अपना पूरा दिमाग लगाओ, डिस्कशन होगा, बिल्कुल होगा डिस्कशन। कुछ लोगों ने कर लिए 2 पार्ट भी। चलो अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए गुड साइन है कि कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया। थर्ड पार्ट, सी में कौन लेना है? ओ भाई, सी को तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2x + 5 = 9, x = 2।
x इज इक्वल टू 2, ओनली सी में तो 2 जा रहा है, तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर जाएंगे 2 को छोड़कर। तो इसको भाषा में लिखा होगा इन्होंने, x इज अ नेचुरल नंबर नॉट इक्वल टू, भाषा में लिखना पड़ेगा। कॉमा लगा के क्यों नहीं लिख सकती? 1 के बाद 3 5 3 4 5, पैटर्न नहीं बन रहा। रोस्टर फॉर्म में कौन लिख सकते हैं? जिनमें पैटर्न बने। टीचर अगला खुद ही इमेजिन कर ले कि अगला ये आने वाला है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फोर्थ पार्ट, डी में कौन है? डी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, रफ में सॉल्व। बेटा रफ क्या, ये फेयर में भी सॉल्व कर सकते हो। एक्स ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर बोलो। 5 6 7, इसको मैंने क्यों लिख दिया डी को रोस्टर फॉर्म में? डी को रोस्टर फॉर्म में क्यों लिख दिया? पैटर्न बन तो रहा है, 5 के बाद सारे लेने, कोई नहीं छोड़ना। तो डी डैश में कौन जाएगा? 1 2 3 4। डी डैश में 0 क्यों नहीं गया? 0 भी तो 4.5 से छोटा है। यस, यूनिवर्सल सेट कौन था? नेचुरल नंबर। और यदि किसी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट है तो उस क्वेश्चन के सारे सेट विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। भूल मत जाना। इसमें एक बार एक बच्चे ने 0 -1 -2 उधर भी सोन लगा दिया था, उधर सोन लगा दिया था। उसने 4.5 से छोटे सारे नंबर ले लिए थे, उसने इंटीजर्स ले लिए थे। माइंड में क्या नहीं रहा? यूनिवर्सल सेट माइंड से निकल गया। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, ये इसमें कौन कंफ्यूज हो रहा था? यू में कौन जाएगा? राहिल आप बताना। 4 का यू बता दो, फिर आप अपनी स्पीड से करना। 4 का यू बता दो, क्वेश्चन पढ़ो। 4 के यूनिवर्सल में बेटा जिन लोगों को ये वाला सिंबल बनाना है बुक वाला, वो बुक वाला सिंबल बना लो। कौन जाएगा यूनिवर्सल में 4 के? एक बार पजल हुए थे, अब तो नहीं होगे पजल। नंबर सिस्टम की सारी डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन में जितने भी सेट्स होंगे वो सब इसके। और मुझे याद आ रहा है एक एग्जाम्पल इनका कोई ना कोई हमें गलत मिलेगा, ढूंढ के बताना वो कौन सा गलत है। जब पहुंचेंगे तब देख लेंगे। चलो, ए बनवा दो। ए 1 3 5 7 9। बी बनवा दो 2। चलो मैं बी ही गलत बना रही। मेरा बी क्यों गलत है? इवन इंटीजर, क्या गड़बड़ है मेरे बी में? 0 छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया। अच्छा एक मिनट सुनना, ए बी सी बनाने में गड़बड़ हो गई तो सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली, और ये हो चुका है। मैं पाइनवर्ड में ऐसा एक आधा क्वेश्चन देती हूँ, वो एबीसी गलत हो देती थी, एबीसी गलत हो जाता था, सारे पार्ट काट दो, चेक ही करने से बच गए। जरा सा 0 छुटने से सारा काम खराब। सी, सी में कौन आएगा? 5 आएगा या नहीं आएगा? इवन इंटीजर, इवन इंटीजर तो -2 भी होता है, 0 यूनिवर्सल में है ना। तो मैंने कब कहा नेगेटिव और पॉजिटिव है 0? इवन कहा मैंने तो, डिविजिबल बाय 2 कहा मैंने तो। यहाँ इन पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं। चलो भाई एबीसी बना लिए। पहले पार्ट में कितने स्टेप करूं? पहले पार्ट में कितने स्टेप करने चाहिए? ए यूनियन बी का डैश मांगा है। पहले पार्ट में कितने स्टेप होंगे? ओ भाई बता दो, 1 2 3 या 4? 2, थैंक यू। ए यूनियन बी 0 1 2 3 4 5। अरे पूरा यू चला गया उठ के, पूरा यू चला गया उठ के ए यूनियन बी में, तो इसके डैश में क्या लिखूं? एम्प्टी सेट। क्या बात है, क्या बात है। ए यूनियन बी में पूरा यू उठ के आ गया, डैश में कौन जाएंगे? जो यू में बचे होते हैं, जो ए यूनियन बी में ए यूनियन बी के डैश में कौन जाएंगे? जो यू में बच रहे हैं और ए यूनियन बी में नहीं है, और इसमें पूरा यू है, तो डैश में कुछ बचा ही नहीं रखने को। आ गया ना? 5 क्यों आया? आप ही लोगों ने बताया एम्प्टी सेट। अब फिर 1 मिनट का पॉज, मुझसे आगे पहुंच जाओ। अगेन 1 मिनट का पॉज, सब लोग मुझसे आगे पहुंच जाएं।
जो लोग ज्यादा पीछे हैं वो भी मुझसे आगे पहुंचे प्लीज। हो गए सारे पार्ट? कितने पार्ट है इसमें? अरे 5 है, टाइम लगेगा। करो धीरे धीरे पांचों पार्ट। सेकंड है। सेकंड तो बहुत इजी है, A-C। बोलो हिंदी। हिंदी। एक जगह है, ये हिंदी सुननी थी। जो ए में हो सी में ना हो बता दो। चेक कर लिया अच्छे से? कुछ लोग गलती से जीरो भी लिख देते हैं। तो यदि हम हिंदी बोल रहे हैं, जो ए में हो सी में ना हो, तो जीरो कैसे लिख देंगे हम? वो तो C-A में जाएगा। तो यदि आप हिंदी बोल के करेंगे, अपनी मातृभाषा, गड़बड़ नहीं होगी। थर्ड पार्ट। A/B/C कितने स्टेप होंगे? 2 स्टेप होंगे। पहले B/C फाइंड होगा, फिर इन दोनों में कॉमन फाइंड होगा। पहले B/C बोलना। B/C में 0 1 4 भी 5 भी 6 भी 8 भी। अब A पकड़ लो और B/C पकड़ लो। लेकिन तीसरा हाथ लिखेंगे कैसे? कोई नहीं, लिख लेंगे, कॉमन छांट लो पहले। A और B/C में कॉमन 1 मिल गया, फिर पकड़ लो 3 5। अब आपको ये मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि मैम जब हम इन दोनों सेट्स को पकड़ लेंगे तो लिखेंगे क्यों? क्या मकसद है मेरा ये इतनी अजीब सी बात कहने का कि इन दोनों को पकड़ लो? बताओ, मैं क्या मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की होगी एज अ टीचर? लिखते हुए बच्चे की नजर जो सेट चाहिए उसे छोड़ के ऊपर या नीचे हो जाती है, और नजर ऊपर और नीचे होते ही आंसर गलत हो जाता है। इसलिए कह रही हूँ ये अजीब सी भाषा। दोनों सेट्स को पकड़ लो जिनका कॉमन लेना। सिली मिस्टेक मत करना। कल से वर्ड प्रॉब्लम्स है भव्य, थोड़ा टाइम से आना। वैसे तो कल कल संडे, मंडे ट्यूसडे ऑफ है। कल तो सब टाइम से आएंगे ही। वर्ड प्रॉब्लम्स है कल। वर्ड प्रॉब्लम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मानव एंड अक्षिता, अभी तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके। मंडे ट्यूसडे, अब आप टेस्ट से फ्री हो चुके हैं। अब आप सेट्स की ये कौन सी एक्सरसाइज है ये? थर्ड। तीनों रिवाइज करना, या तो तीनों के ओनली एग्जाम्पल रिवाइज कर लेना, या तीनों एक्सरसाइज रफ नोटबुक में रिवाइज कर लेना। सेट्स को टाइम देना मंडे ट्यूसडे। फोर्थ पार्ट में कितने स्टेप्स करूं? आदित्य बताएंगे फोर्थ पार्ट में कितने स्टेप्स करूं। सोच रहे हैं? 2 स्टेप हो जाएंगे। पहले स्टेप में क्या निकालूं? तुम सबका नाम कब से आदित्य है? कब चेंज किया मम्मा ने? मेरे रजिस्टर में चेंज करवा देना। पहले बी और सी में कॉमन निकलेगा, और नेक्स्ट में ए में से B-C का कॉमन का डिफरेंस निकलेगा। बिल्कुल सही, 2 स्टेप।
चलो भाई, बी और सी में कॉमन इधर देख के बोल दो, प्लीज बोल दो। बी और सी में कॉमन 0 भी है, 0 2 4। अब बी इंटरसेक्शन सी पकड़ लो और ए पकड़ लो, जो ए में हो इसमें ना हो, ए में हो इसमें ना हो। अरे ये तो पूरा ही चला गया, पूरा का पूरा ए चला गया, क्योंकि कॉमन था ही नहीं। हो गया थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन सी डैश, 2 स्टेप, पहले सी डैश निकलेगा, फिर ए और सी डैश में कॉमन निकलेगा। चलो सी डैश लेते हैं, जो यू में हो सी में ना हो। अब ए और सी डैश में कॉमन उठाते हैं। चलो भाई, बड़ी जल्दी आपने एग्जाम्पल 4 कर लिया, सबको बहुत इजी लगा, वेरी गुड। 4 और 5 जैसे आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें टीचर ने बहुत सारी चीज चेक कर ली। बच्चे का डिफरेंस चेक कर लिया, यूनियन भी चेक कर लिया, इंटरसेक्शन भी चेक कर लिया, कॉम्प्लीमेंट भी चेक कर लिया। बच्चे की सारी नॉलेज चेक हो गई इस एग्जाम्पल से, कि बच्चे को हर चीज निकालनी आती है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैपिटल ए। अरे वाह, रोस्टर में दे रखे हैं, बढ़िया। ये रहा वो गलत, ये रहा वो गलत क्वेश्चन। बताओ क्या गलती। ये है वो गलत क्वेश्चन, गलती ढूंढ लो जल्दी। बहुत भारी गलती। सी में 9 और 12 कैसे ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते सी में 9 और 12। तो आप क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, अब पूरा आंसर नहीं करेक्ट करेंगे, इनके तो पूरे आंसर में गलती होगी, हम बोर्ड पे करेंगे, आप अपनी कॉपी में करेंगे। बट क्वेश्चन 9 और 12 पे गोला मार लो बुक में, कि भाई ये 9 और 12 यहाँ क्या कर रहे हैं। 9 और 12 गोला मार लो। अब आप जो भी क्वेश्चन पार्ट करेंगे 9 और 12 के बिना करेंगे। हम क्यों 9 और 12 को लें, इन्होंने हर जगह ले रखा है। ठीक है, अब आप और वेरीफाई करना है। आपको बोर्ड से भी मैच करने की क्यों जरूरत नहीं है, बताओ। यदि वेरीफाई करना है, यदि एलएचएस आरएचएस का आंसर आपका सेम आ गया, तो क्या गारंटी आप ठीक जा रहे हो। क्या है पार्ट 1। पार्ट 1 है डी मॉर्गन्स लॉ, पहले वाली। पार्ट 1 है टू वेरीफाई ए यूनियन बी का होल डैश इज ए डैश कॉमन बी डैश। सही लिखा मैंने पार्ट 1, दूसरी डी मॉर्गन्स तो नहीं है, पहले वाली डी मॉर्गन्स है ना पार्ट 1। ठीक है, एलएचएस के लिए 2 स्टेप, ए यूनियन बी 1 2 3 4 6। माहिर ए यूनियन बी का डैश बताना बाबू, जो यू में हो इसमें ना हो, इसका डैश। कौन कौन जाएगा, वेरी गुड। 5 6 7 8, 6 नहीं आएगा, फर्स्ट मान के छोड़ दो, एलएचएस हो चुकी। आरएचएस में 3 स्टेप करो, ए डैश बी डैश और ए डैश और बी डैश का कॉमन। चलो ए डैश पे चलते हैं, 1 2 3 छोड़कर, 4 5 6 7 8। बी डैश पे चलते हैं, 2 4 6 छोड़कर, 1 3 5 7 8। अब इनमें कॉमन उठाते हैं, इनमें कॉमन उठाते हैं। 5 7 8, 5 ऐसे सर्कल मत लगाना, 5 7 8। क्या देख रहे हैं आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हैंस वेरीफाइड लिख दो या ऐसे लिख दो, ये लिख दो बेटा, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो गया। हम एलएचएस वर्ड क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि एलएचएस में 2 स्टेप यूज हुए। वरना तो हम क्या करते हैं, जब आरएचएस लिखते हैं पूरी आरएचएस कॉपी करके उसको सॉल्व करते हैं। तो पूरी आरएचएस तो कॉपी करके सॉल्व नहीं हो पाई ना, आरएचएस के 3 टुकड़े हुए। तो मैं यहाँ कैसे लिख दूं आरएचएस इज ए डैश, इसलिए मैं आरएचएस नहीं लिखवा रही हूँ। चलो फर्स्ट पार्ट कितना इजी, कितने पार्ट है, 5। टाइम लगेगा, स्मूथली करो पांचों पार्ट। ऑल द 5 पार्ट। और जो पांचों पार्ट स्पीडली कर लेगा वो अपना होमवर्क शुरू कर दो 4.3 का, जिसके पांचों पार्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे वेरीफाई।
रानी पानी पास करना सबसे अच्छी। आज का हमारा मोटिव बस एग्जाम्पल 5 तक ही है। वर्ड प्रॉब्लम आज नहीं शुरू करेंगे, फ्रेश। और इस एक्सरसाइज में डाउट भी बहुत कम आते हैं। कल मुश्किल से 5-10 मिनट में डाउट भी हो जाएंगे 4.3 के, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगी। आशा मॉडर्न और अथीनिया दोनों के एग्जाम में चैप्टर 4 आ रहा है। सेकंड पार्ट किस किस का हो गया? रेज योर हैंड। 3, 4। सेकंड पार्ट। टू वेरीफाई दूसरे डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट। डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट। और ये बुक तो अब हमारी मदद कर नहीं सकती क्योंकि इन्होंने सी ही, अच्छा इसमें सी नहीं है। जिन जिन पार्ट में सी यूज हो रहा होगा वो पार्ट बुक का रॉन्ग है। एलएचएस के लिए पहले ए और बी का कॉमन ओनली 2। ए इंटरसेक्शन बी के डैश के लिए जो यू में हो इसमें ना हो, 2 को छोड़कर सारे। एलएचएस। आरएचएस के लिए ए डैश यहां से उठा लेती हूं, ए डैश, और बी डैश भी यहीं से उठा लेते हैं। अब इनका यूनियन, यूनियन यानी सारे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सेम आ गए। तो इसका मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई कर दी कि मैथमेटिशियन ने बिल्कुल सही लॉ दी है। वाकई ही डैश डिस्ट्रीब्यूट करने से इंटरसेक्शन क्या बन जाता है? यूनियन। एमसीक्यू असर्शन रीजन के लिए याद कर लो डी मॉर्गन्स लॉ। डैश डिस्ट्रीब्यूट करते ही यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। थर्ड पार्ट में वेरीफाई करना है एक मिनट सुनेंगे। हेलो एवरीवन, ये ये डी मॉर्गन्स लॉ से ही बनी है। कैसे? सुनो। होल डैश क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट। ए डैश बी डैश का दोबारा डैश बी, और इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन। तो ये जो पार्ट 3 है ये किससे बना है? डी मॉर्गन्स लॉ से ही बना है। ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूं, वेरीफाई तो करेंगे। देखो, डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। ठीक है, अब वेरीफाई। एलएचएस में कितने स्टेप? ए डैश, ए डैश, और ए डैश और बी का यूनियन। तो अब मुझे ए डैश और बी पे हाथ रखना पड़ेगा। किसी ने करा ए डैश और बी का यूनियन? बोल देगा कोई मुझे, जिससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, हो गई एलएचएस, हो गई एलएचएस। आरएचएस के लिए ए और बी डैश का कॉमन। अब मैं बी डैश दोबारा नहीं ले रही, बहुत सारी जगह है बी डैश। ये रहा बी डैश। ए और बी डैश का कॉमन, ए और बी डैश का कॉमन,
बस 1 एंड 3। और क्या कहती है आरएचएस? जो इसका आंसर आया उसका होल डैश, इस वाले सेट का डैश, इसका होल डैश, यानी इसका डैश, मतलब जो यू में हो 1 3 छोड़कर 2 4। इस वाले पार्ट में लास्ट ईयर 2 4 बच्चे पजल हुए थे कि मैम ये क्या है इतने सारे डैश। अरे भाई इसका जो आंसर है इसका डैश, मतलब 1 3 का डैश, मतलब 1 3 छोड़ के पूरा यूनिवर्सल भर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दो दो डैश से डरना नहीं है, पहले होल डैश का अंदर का सॉल्व करो, फिर उसका होल डैश निकलेगा। पहले होल डैश के अंदर का सॉल्व कर लो, फिर उसका होल डैश निकलेगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी और मजेदार है। 2 पार्ट्स मोर, 3 बजे तक फोर्थ और फिफ्थ भी करना है। बोलो कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे? ये क्यों करा है बेटा? RHS में इस डैश के अंदर कौन है बाबू? इस डैश के अंदर मैं ये बाहर वाला डैश कब सॉल्व कर पाऊंगी? जब ये अंदर वाला सॉल्व होगा। क्या लिखा है अंदर? A और B डैश का कॉमन। तो मैंने A और B डैश पे लाइन मार दी। मुझे दोबारा कॉपी करना चाहिए था, मेरे पास जगह नहीं थी। A और B डैश का कॉमन आ गया। अब वो RHS कह रही है जो इसका आंसर आया इसका डैश बताओ। तो 1 3 छोड़कर यूनिवर्सल वाले सारे। हो गई फोर्थ और फिफ्थ भी। अब मैं A डैश B डैश दोबारा नहीं लिख रही, ये लिखे हुए हैं A डैश माइनस B डैश हिंदी, जो A डैश में हो B डैश में ना हो। कौन कौन? 4 एंड 6, ओके। B माइनस A की हिंदी, जो B में हो A में ना हो, B में हो A में ना हो। 4 एंड 6 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS। फोर्थ पार्ट कुछ ज्यादा इजी निकला, और फिफ्थ, फिफ्थ को देख के कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, बट हो जाएगा बहुत आराम से। फोर्थ कुछ ज्यादा इजी निकला। वासु कहाँ पजल हो रहा है मुझे बता, तो मैं करूंगी दूर। मैं ये क्यों नहीं रब करना चाह रही हूँ, इसको क्यों नहीं रब करना चाह रही मैं कभी बार बार? ये तीनों चीजें यूज हो रही हैं, और A डैश और B डैश मैं यहां से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं ये पोर्शन रब ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं पार्ट 5 पार्ट 2 की जगह कर देती हूँ। पार्ट 5। ओ भाई क्या क्या मांगा है? A डैश 4 5 6 7 8, और दूसरा टुकड़ा B यूनियन C। बी यूनियन सी कहीं निकाला तो था, नहीं बी यूनियन सी तो अभी तक निकाला ही नहीं। 2 3 4 6। अब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन,
क्या बेटा 4 6। LHS हो गई। RHS के लिए A डैश और B का कॉमन, A डैश और C का कॉमन, फिर दोनों आंसर्स का यूनियन। इतना भी भयंकर नहीं है, इतना भी भयंकर नहीं है। A डैश पकड़ लो और B, A डैश और B का कॉमन 4 6 ओके। A डैश और C का कॉमन ओनली 6 ओके। इन दोनों का यूनियन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल। ना इजी, और काश इनमें से क्वेश्चन आ जाए, दिमाग तो लगाना ही नहीं पड़ा। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं टिपिकल, जिनमें बहुत ट्रिक यूज हो कि सोचेंगे कैसे ट्रिक। ये तो बहुत सिंपल थे पांचों पार्ट। हाँ, जिनका हो गया है वो जा सकते हैं, बाकी लोग कर लो। गुड आफ्टरनून बेटा, बाकी लोग कर लो, जिनका हो गया वो चले जाओ।